स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको खबर बताते हैं रुड़की की। रुड़की से खबर आ रही है जहां पर गंग नहर इलाके के सालियर में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। आपको बता देते हैं कि रविवार को एक दो पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ वो इतना बढ़ गया कि यहाँ पर गोलीबारी होगी। पंचायत यहां पर बुलानी पड़ गई विवाद को सुलझाने के लिए। आरोपी ने एक शख्स को गोली मार दी थी और फरार हो गया था। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी पर टीम पर फायरिंग का भी आरोप है। बदमाश पर हत्या सहित 8 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिसलने के बाद भी उसने पीछे से आती हुई पुलिस टीम पे फायरिंग किया है, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गंग साथ में ही थे, तो उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर निवासी करौली भगवानपुर। और अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, 8 मुकदमे जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आगे जानकारी ली जा रही है और जो लोग हैं उनके लिए धरपकड़ का अभियान लगातार। खबर देहरादून से अगली, जहां पर रविवार को सीएम धामी ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है और इस दौरान सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने यह कहा है कि पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। ऐसे सांपों के फनों को कुचलना भारत बखूबी जानता है। 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा। भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है। क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बनबसा का भी दौरा किया। अब इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की। सीएम धामी ने एसएसबी जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की सराहना की और कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 दिनों में हमारे जवानों ने पाकिस्तान के अंदर प्रहार किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बधाई देता हूं। 4 दिनों में लगातार भारत के सशस्त्र बलों में, सेनाओं में और हमारे देश के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेनाओं ने लगातार उनकी जो गोलीबारी की, जो आतंकवाद, अलगाववाद, जहाद था, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत की सेना ने बिल्कुल अंदर तक इतने हमले करे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली हो गई। और ये भारत पहले का भारत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा स्थित निर्माणाधीन
4 लेन रोड का भी निरीक्षण किया। ये 4 लेन रोड भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नेपाली सूखा बंदरगाह तक पहुंच सकेगी। सीएम धामी ने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। बनबसा से नेपाल सीमा तक बनने वाला ये मार्ग रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। सरकार में दायित्व पाने वाले दायित्वधारी इस समय उलझन में पड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें क्या करना है। पहली समस्या है कि ऑफिस की तलाश करनी है। अगर ऑफिस मिल भी गया तो उसमें फर्नीचर कहां से आएगा, और अगर फर्नीचर आ भी गया तो स्टाफ की व्यवस्था कौन करेगा। ये पूरी खबर समझिए इस रिपोर्ट में। सरकार में विभिन्न निगमों और बोर्डों के दायित्व पाने के लिए बीजेपी नेता पिछले 3 वर्षों से जोड़ तोड़ में जुटे थे, लेकिन अब जब उन्हें दायित्व मिल गया है तो उनके सामने नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दायित्वधारी खुद को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तो कहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनकी नियुक्ति पत्र में कहीं भी राज्य मंत्री का जिक्र तक नहीं है। दायित्वधारियों को गाड़ी और ऑफिस का किराया मिलेगा, लेकिन दायित्वधारी इस बात से परेशान हैं कि ऑफिस की बुनियादी व्यवस्थाएं जैसे फर्नीचर और स्टाफ कहां से आएंगे। इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो आपके ऑफिस को तो आपने कह दिया कि हम आपको 15,000 रुपए दे रहे हैं और आवास के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आवास और का वो तो दे दिया आपने कार्यालय, लेकिन उसमें फर्नीचर कहाँ से पड़ेगा। उसमें जो काम करने वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर चाहिए, कई अन्य चीजें चाहिए। आगंतुक लोग आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसमें स्पष्ट, उस जियो में स्पष्ट नहीं है। देखिए, वो शासनादेश में करीब करीब सारी चीजें वैसे स्पष्ट हैं, और कुछ चीजों पर लोगों को भ्रम था। तो पिछले दिनों दायित्वधारियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आहूत की थी, और उसमें कुछ लोगों ने जो है अपनी जो है कोई दिक्कतें उन्होंने जो है बताई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई इस तरह की चीजें हैं तो उनको जो है बहुत जल्दी निर्मूल कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि दायित्वधारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां उनके अनुबंध में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो वे अपनी बात रख सकते हैं। कैसे? देखिए, दायित्व तो स्पष्ट है कि क्या दायित्व किसको दिया गया है। कार्यकर्ता को हमने दायित्व दिया है। सरकार की व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से जो सही सुविधा उनको मिलनी है वो मिलती है। अब कोई दायित्वधारी अगर किसी बात का प्रश्न खड़ा करता है तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री चर्चा करें, और अनुबंध फिक्स रहता है उसके दायित्व के अंदर क्या क्या सुविधाएं है, ये लिखित में उल्लेखित है। इसलिए इस प्रकार की चर्चा को विषय बनता नहीं है। लंबे इंतजार के बाद धामी सरकार ने हाल ही में 38 नेताओं को विभिन्न निगमों और बोर्डों में एडजस्ट किया है, लेकिन अब ये दायित्वधारी जगह जगह भटकते नजर आ रहे हैं। कोई किराए के ऑफिस के लिए तो कोई अपने अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी जुटाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि मुख्यमंत्री नंदा राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव बाढ़ पहुंचेंगे। नंदा राजजात की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। 2 बजे के बाद सीएम धामी के पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम धामी का चमोली का दौरा बेहद खास। नंदा राजजात के मुख्य पड़ाव बाढ़ पहुंचेंगे सीएम धामी। प्रदेश की मंडी परिषदों में आरक्षण की लंबे समय से उठ रही है मांग। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर मंडी परिषदों में आरक्षण शामिल हो ताकि जनजातीय क्षेत्र में लोग भी लाभ ले सकें। इसका देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का ये बयान उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दौरान दिया गया था। विधायक ने पूछा कि प्रदेश की मंडी परिषदों में आरक्षण की लंबे समय से मांग की जा रही है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर मंडी परिषदों में आरक्षण की मांग की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान भी जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े विधायकों ने भी इसकी मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मंडी परिषद में आरक्षण लागू करने की सिफारिश कर चुके हैं।
जो हमारे कृषक है, बागवान है, अपने उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, उनका रोष है और ये सारे आम आरोप लगाते हैं कि मेरा क्वेश्चन है, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो रसूखदार है या उनको ही दुकानें किस आधार पे दी जा रही है, और क्या ऐसे लोगों को कोई संरक्षण तो नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा और मेरा क्वेश्चन ये है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों पर आप जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र के SC, ST, OBC बागवानों और किसानों को उसको फायदा मिल सके। देहरादून के विकास नगर स्थित कृषि मंडी में 97 दुकानें वर्तमान में आवंटित हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 से अधिक दुकानें हैं, तो वहीं 151 लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन दुकानें नहीं हैं, और दुकान को लेकर विभाग से लेकर नेताओं तक को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं ये मानता हूँ कि हमें जो 2019 में लाइसेंस दिए है, उन्होंने हमें लाइसेंस दे दिए और आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए और मंडी समिति को जो भी आरक्षण है हमें मिलना चाहिए। मेरे पास दुकान नहीं है, मैं लाइसेंस का हकदार हूँ, मंडी वालों ने लाइसेंस दे दिया हमको और दुकान की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना ये है कि यदि उत्तराखंड सरकार मंडियों में आरक्षण लागू करती है जी, तो कहीं ST जो हम लाइसेंसी है कहीं को रोजगार मिल सकता है। यहाँ जिनके पास दुकानें लगभग 100 ऐसे लाइसेंसी है और दुकानें नहीं है। तो हम लोगों ने कई बार इसको मंडी समिति में और ऊपर भी लिख के भेजा है। एक और तो मंडी परिषद ने ताबड़तोड़ लाइसेंस जारी कर दिए और दूसरी ओर दुकान ही नहीं दे सकी। अब ऐसे लाइसेंस का भी क्या किया जाए जब दुकान के लिए चक्कर काटने पड़े। जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मंडियों में आरक्षण की सख्त जरूरत है ताकि उनके कृषि उत्पाद को उचित बाजार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करके आगे बढ़ चुके हैं। और आपको बताएंगे कल 20,424 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं, केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर सैलाब उमड़ रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 12 दिनों में 2,07,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,13,000 रिकॉर्ड दर्शन करने के लिए यात्री पहुंचे। वहीं गंगोत्री में 95,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। धामों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यात्रा को लेकर यात्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह जबरदस्त है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए दूसरे राज्यों से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। बुद्ध पूर्णिमा है आज और बुद्ध पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जो आस्था की डुबकी होती है, आज गंगा स्नान है, आप सभी को पता है, और देश से नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं माँ गंगा की में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत सुंदर नज़ारा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग बहुत बार आए हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आज भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में, बुद्ध अवतार के रूप में 9वें अवतार में बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज गंगा स्नान करने का अनंत कोटि का फल प्रदान होता है और जो व्यक्ति गंगा जी के तट पे नहीं आ सकते
वह व्यक्ति आपके चैनल के दर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से वह दर्शन करके यश और पुण्य के भागी बन सकते हैं। बैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूं और हर की पैड़ी पर देखा जा सकता है कि कितनी भीड़ यहां पर श्रद्धालुओं की नज़र आ रही है। गंगा घाटों पर पूरी तरह से जो यात्री हैं गंगा घाट उनसे भरे हुए हैं और सुबह 4 बजे से गंगा में हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया था और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। अगर भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ता है तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही भारी वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है ताकि किसी भी तरह की यातायात में कोई अव्यवस्था ना हो। खास बात यह है कि जिस तरह से भारत और पाक के बीच में सीमा पर जो तनाव चल रहा है तो उस बीच ये गंगा स्नान का आयोजन हो रहा है, तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के खास और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के जवानों के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ पर कंपनियाँ लगाई गई हैं और सैनिक बलों की जो तैनाती है वो की गई है। उसके अलावा BDS और जो अन्य जो एजेंसीज हैं डॉग स्क्वाड वगैरह उनके जरिए भी जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध स्थिति को देखकर तुरंत उस पर एक्शन किया जा सके। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है जिसके चलते ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, दान का भी विशेष महत्व है, उपवास का भी विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में दूर दूर से ऋषिकेश आए हुए श्रद्धालु यहां पर गंगा जी में स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। स्नान करके पवित्र मन से अपने सुहाग की कामना, लंबी दीर्घायु की कामना भगवती गंगे, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी से करते हैं। और ये पावन पर्व वे सभी लोग बड़े उत्साह के साथ माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। सबके मन में एक हर्षोल्लास है और माँ गंगा सबको अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही यात्रियों के साथ यहां पर फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आने लगे हैं। हरिद्वार में पुलिस ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चारधाम यात्रियों से करीब 50,000 रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गुजरात हरिद्वार के 3 यात्रियों को केदारनाथ ले जाने के लिए पवन हंस कंपनी के 3 फर्जी टिकट बेचे थे। यात्रियों को फाटा पहुंचने पर पता चला कि टिकट फर्जी है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ितों ने नगर कोतवाली में शिकायत देकर केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जॉनी कटारिया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरिद्वार में स्थित खुशबू ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। खबर विकास नगर से, जहां पर पछुआ दून में पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान चला रखा है और सेलकुई के जमनपुर में घर घर जाकर पुलिस अभियान चला रही है। रविवार को 150 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें 50 मकान मालिकों का चालान भी काटा गया जिन्होंने किराएदार का सत्यापन नहीं कराया था। पुलिस लगातार लोगों से पूछ रही है। बीते दिनों यहां पर सहसपुर और विकास नगर में भी वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया। पुलिस अभी तक 755 लोगों का सत्यापन कर चुकी है। न्यूज़ 18 ने पछुआ दून में बाहरी घुसपैठ की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। उधर नैनीताल में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव को और तेज कर दिया है। अभी तक हो रहे सत्यापन में प्रशासन को फर्जी आधार कार्ड के लेकर कई अहम दस्तावेज मिल चुके हैं जो कि फर्जी हैं। इसके साथ ही अवैध फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, अवैध मकान भी मिल रहे हैं। सरकारी जमीनों पर बने हुए ये मकान जिनके ऊपर हो रही है कार्रवाई। पूरे जिले भर में यह अभियान चल रहा है। वेरिफिकेशन ड्राइव तेज गति से किया जा रहा है। अभी फिलहाल जनपद में बड़े स्केल पर यह अभियान चल रहा है। रामनगर में, कैंची धाम तहसील में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, सभी जगह पर इस तरह के सत्यापन अभी कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के 1-2 मामले सामने आए। 1-2 सेंटर्स को बंद भी करा गया है, उन पर सील लगाई गई है, उनके केसेस चल रहे हैं। कुछ लोगों की FIR भी दर्ज हुई है। फर्जी गतिविधियां भी सामने आ रही हैं। अवैध रूप से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको सील करा जा रहा है।
नाबालिग से रेप कांड के बाद नैनीताल की छवि खराब हुई है। तो देश के हालातों के बाद यहां पर नैनीताल के टूरिज्म पर सीधा असर भी पड़ा है। पिछले 10 दिनों में कारोबार उभरने के बजाय बुकिंग कैंसिल होने से कारोबारी परेशान है। जो कुछ पर्यटक यहां पर आ भी रहे हैं वो भी यहां सब कुछ ठीक होने से खासा खुश नजर आ रहे हैं और लोगों के लिए आने की यहां पर कामना कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नाबालिग से रेप कांड के बाद नैनीताल की छवि खराब हुई है तो देश के हालातों के बाद नैनीताल के टूरिज्म पर सीधा असर पड़ा है। पिछले 10 दिनों में कारोबार उभरने के बजाय बुकिंग कैंसिल होने से कारोबारी परेशान हैं। तो वहीं कुछ पर्यटक आ रहे हैं तो वो भी यहां सब कुछ ठीक होने से खासा खुश हैं। पर्यटन सीजन के दौरान खाली सड़कें नैनीताल के पर्यटन कारोबार को बताने के लिए काफी दिख रही हैं। नैनीताल में हुए बवाल के बाद नैनीताल ही नहीं बल्कि मुक्तेश्वर, कैंचीधाम, भीमताल का पर्यटन भी पटरी से उतर चुका है। तो सीमा पर हुए तनाव से भी कारोबार पर असर पड़ा है। हालात यह है कि हिल स्टेशन में आने से पर्यटक इतना डरा हुआ है कि नैनीताल पंगूट में लगातार बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिससे अब कारोबारी भी चिंतित हैं। एक तो पहले वो जो बच्ची वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद करीब एक हफ्ता 10 दिन उससे फ़र्क पड़ा। उसका थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हुई थी तो ये इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन बढ़ गई बॉर्डर पे, तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इनफैक्ट जितने होटल्स हैं, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए होटलियर्स के यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 70 to 80% बुकिंग कैंसिल हो गई सबकी। दरअसल नैनीताल हिंसा के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उससे पर्यटकों में डर का माहौल रहा। इन सब का असर पहाड़ में टैक्सी, नाव, घोड़ा, होटल, रेस्टोरेंट पर भी पड़ा। हालांकि इन सब के बाद नैनीताल पहुंचे पर्यटकों की बेरोक टोक एंट्री नैनीताल ट्रिप को बेहतर बना रही है और सभी को आने की अपील भी कर रही है। खूब शांति देखने को मिल रही है नैनीताल में। टूरिस्ट के लिए एकदम सेफ है यहाँ पे आना और बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। शांति है, बढ़िया है। जो भी यहाँ के लोग हैं सपोर्टिव हैं, बढ़िया है सब कुछ यहाँ माहौल। अभी तो ऐसा हमें कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि कुछ अनसिक्योर्ड हो। सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें थी वो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगी, क्योंकि मैं यहाँ के विज़िट की तो मुझे बहुत ही बेटर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो यही बोलूँगी कि अभी जो भी सोशल मीडिया पे और यहाँ पे आने के बाद ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। बहरहाल पिछले दिनों के हादसे को छोड़ दिया जाए तो नैनीताल हर पर्यटक के लिए हमेशा से ही सुरक्षित रहा है। हालांकि अब भी प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा कड़ी की है, जिससे ज्यादा पर्यटकों को नैनीताल और आसपास लाकर यहाँ की रौनक लौटाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ में मुख्य व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा हुआ है और गर्मियों में छुट्टी मनाने भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ पहुंचते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से पहाड़ के होटल 50% तक यहां पर बुकिंग कैंसिल होते हुए देख रहे हैं, जिससे होटल व्यवसायी काफी नाखुश हैं। उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब फिर से व्यवसायियों को पहाड़ पर पर्यटन के परवान चढ़ने की उम्मीद है। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर होने के बाद स्थिति सामान्य हो रही हो, लेकिन इस बीच हुए तनाव का असर वीकेंड पर पूरी तरह से देखा गया। 3 दिन की छुट्टी होने के बावजूद ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस खाली ही नजर आए। देहरादून की सड़कें वीकेंड पर इतनी खाली शायद ही पिछले कुछ सालों में दिखी हो। इस बार 3 दिन की छुट्टी होने के बावजूद मसूरी, धनौल्टी जैसे पर्यटक स्थलों में लोगों की आमद कम रही। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग कहते हैं कि भारत पाक तनाव का असर ही रहा, जिस वजह से लोगों ने पहाड़ों का रुख कम कर दिया। का भी फर्क पड़ रहा है, युद्ध का भी फर्क पड़ रहा है। वो सारा फर्क तो उसी का है कि जो टूरिस्ट हैं जो डर के मारे जो है बाहर निकलेंगे ही नहीं और टूरिस्ट यहाँ आएंगे नहीं, तो उस हिसाब से काम की पोजीशन हमारी खराब। वहीं मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों में भी लोग इस बीच कम ही आ रहे हैं। धनौल्टी मसूरी जाने वाली बस भी खाली ही जा रही है। ग्रामीण डिपो के इंचार्ज बताते हैं कि शनिवार रविवार के दिन ज्यादातर अतिरिक्त बस लगानी पड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं आई। जैसे पहले होता था वीकेंड पे पैसेंजर बहुत निकलता था, लेकिन इस बार पता नहीं
हमारी बसें बस ये है कि भर के जा रही हैं, लेकिन वो रस नहीं है जैसा होना चाहिए था। भारत पाक के बीच सीज फायर होने के बाद अब स्थिति सामान्य होगी, लेकिन इन सब टेंशन के बीच 3 दिन की छुट्टी में जो चहल पहल होनी चाहिए थी वो जरूर कम नजर आई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सिकलानी की रिपोर्ट।